नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वहां पे दो डिक्टेशन बोला जाएगा, एक 160 शब्द की होगी और एक 140 की होगी। तो 160 के लिए जाहिर सी बात है कि तैयारी आप 170 की करके जाएंगे तभी वहां पे डिक्टेशन हो पाएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस आपको कम से कम 12 से 15 मिनट की करनी है, ताकि वहां पे आपको ये ना लगे कि डिक्टेशन कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, ताकि 10 मिनट यूं निकल जाए आपको पता भी ना चले। तो इसी क्रम में दोस्तों आज का जो डिक्टेशन है वो 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और 12 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक या ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देते समय राज्यपाल चुनाव के निर्णय को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यह भी प्रश्न है कि निमंत्रण देते समय केवल राजनीतिक दलों की संख्या देखी जाएगी या निर्दलीय रूप से निर्वाचित हुए हैं या उन सदस्यों की भी गणना की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को केवल 30% मत मिले, जबकि कांग्रेस के विरुद्ध 70% जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में परास्त कर दिया है। क्या चुनाव के द्वारा जनता ने जो राय प्रकट की है उसे दृष्टि से बिल्कुल ओझल कर दिया जाएगा? यदि सीटों का ही विचार रखना है तब भी क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में जितने भी गैर कांग्रेस सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने अपने को एक दल के रूप में संगठित किया, उन्होंने अपना एक नेता चुना, उन्होंने एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया। राजस्थान के राज्यपाल के लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वह जनमत का समादर करता और जो नया दल गठित हुआ था उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाता। एक दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वे किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसकी सूचना वे जनता को देंगे। लेकिन जब पत्रकार गए तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि कल जो विरोधी दल के नेता आए थे उनमें से एक नेता जाते जाते मुझे ऐसी बात कह गए जिस बात का मैं आदी नहीं हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से विरोधी दल के नेता से क्या बात कही गई? केवल इतना कहा गया कि हम आशा करते हैं कि आप निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। कल भी हमने आपसे कहा कि आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष दृष्टि से कार्य करेंगे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? लेकिन शायद राज्यपाल के दिल में चोर था, जिसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और दूसरे दिन उन्होंने जो निर्णय दिया वह संसदीय इतिहास में और कम से कम भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा विचित्र माना जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि दलों की शक्ति का विचार करते समय निर्दलीय सदस्यों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, संविधान द्वारा स्वीकृत कानूनों का पालन कराना लादना नहीं है। जो निर्णय हम करें वह निर्णय अगर हम माने उस पर चलें तो क्या उसको लादना कहा जाएगा? मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि वहां पर हिंदी का प्रचार जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक पत्र आया है जो बड़ी करुण कथा कहता है। मदुरई में हिंदी के 10 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से संलग्न है। ये विद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी की परीक्षाएं ले रही हैं, मगर इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले अध्यापक आजकल बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक तार भेजा है। मैं उस तार का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि अगर हम सचमुच केंद्र में हिंदी को लाना चाहते हैं तो इस प्रकार का विधेयक पास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के विधेयक से हिंदी पीछे जाएगी और अंग्रेजी का प्रभुत्व जारी रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए। प्रधानमंत्री कहती हैं कि यह विधेयक दोनों दृष्टिकोणों में एक समझौता है, एक समन्वय है। अभी मैंने यह कहा है कि यह समझौता नहीं है, यह अंग्रेजी के सामने समर्पण है। यह अंग्रेजी को अनंत काल तक बनाए रखने का प्रयत्न है। हम इस प्रयत्न में भागीदार नहीं बनेंगे।
हम समझौते के लिए तैयार हैं। हम अंग्रेजी को अविलंब हटाने की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी के लिए बराबरी चाहते हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों के लिए काम करने की पूरी छूट चाहते हैं। जहां चिट्ठी जाए वहां पर अनुवाद होना चाहिए। अगर केंद्रीय मंत्रालयों में एक दूसरे के साथ और मंत्रालयों के भीतर आपस में हिंदी में काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो हम अपने विरोध को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम समझौते के लिए तैयार हैं। बाकी लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं, यह वे अपने आचरण से बताएं। इस विधेयक में संशोधन लाकर बताएं। सभापति जी, मैं आपकी इजाजत से एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जिस दिन अर्थात 17 नवंबर को यह रिपोर्ट की गई उस दिन भी राव वीरेंद्र सिंह मंत्रिमंडल को विधानसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि मंत्रिमंडल विधानसभा का बहुमत खो बैठा है, अल्पमत में शासन चला रहा है। अल्पमत शासन चलाने से संविधान के प्रावधानों पर आघात होने की बात समझ में आ सकती है। यद्यपि वह सरकार अल्पमत में है यह नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन हरियाणा के राज्यपाल यह नहीं कहते कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है और बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 17 तारीख को चौधरी देवीलाल के गुट के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में मिलने के बाद भी और अपनी मुख्य रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने के बाद भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 78 सदस्यों के सदन में राव मंत्रिमंडल को 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राव सरकार को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है कि वह बहुमत में नहीं रही, बल्कि राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में बड़े विचित्र कारण दिए हैं। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपने को संतुष्ट करना है कि संबद्ध प्रदेश की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। मैं संविधान को उद्धृत करता हूं। संविधान में स्टेबल शब्द नहीं है। कोई सरकार अस्थायी है या अस्थायी, टिकाऊ है या कल गिर जाएगी, यह प्रश्न अलग है। किसी राज्यपाल की दृष्टि में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश नहीं कर सकता कि उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाए, मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया जाए और जनता पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्टेबल शब्द जोड़ दिया है, जिसे संविधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया। यह राज्यपाल की अनाधिकार चेष्टा है जिस पर सदन को गंभीरता के साथ विचार करना होगा। संविधान में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चले, राज्यपाल महोदय इस बात के 2 कारण देते हैं कि हरियाणा की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। उनमें एक कारण यह है कि सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली। पहले जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो राज्यपाल ने आपत्ति नहीं की। अध्यक्ष महोदय, ताजुब तो यह है कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले इंग्लैंड में डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी और ऐसे लोग थे जिनका फ्रेंच और लैटिन के साथ एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक बार बैरिक लैंग्वेज कहा था। इंग्लैंड में भी यह तर्क दिया गया था कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में की गई तो मरीज मर जाएंगे। अंग्रेजी इस योग्य नहीं है कि वह कानून की और शिक्षा की माध्यम बन सके, लेकिन इंग्लैंड की जनता ने अंग्रेजी को लाने का स्वाभिमानपूर्ण निर्णय लिया और आज अंग्रेजी को इतना विकसित कर दिया है कि हम उस अंग्रेजी के मोह में पड़ गए हैं। हम उस अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है और कभी कभी मुझे लगता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी मातृभाषा हिंदी होने के कारण यहाँ बैठकर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो मैं और किसी भाषा भाषी को सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिंदी को केंद्र की राजभाषा बनाने का निर्णय हिंदी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनने से पहले हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया गया वह गैर हिंदी वालों ने दिया था। संविधान सभा ने केवल उस पर मुहर लगाई। अगर यह संसद चाहती है तो संविधान को बदल सकती है। अगर संसद चाहती है कि सभी भारतीय भाषाएं केंद्र की भाषाएं बने तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उल्टे हम उसका स्वागत करेंगे।
हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का है कि हिंदी केंद्र की भाषा बने। जब संविधान सभा ने यह निर्णय किया तो संविधान का जो प्रारूप बना था उसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए केवल 5 साल रखे गए थे। बाद में अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यह गलती की गई। कुछ लोग इस मत के हैं कि अगर अंग्रेजी जानी चाहिए थी तो एक बार में ही चली जानी चाहिए थी। अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाना मुश्किल है, यह वास्तविकता है। श्रीमन गृह मंत्रालय ने इस तरह का एक निर्देश भी जारी किया था कि सभी भारतीय भाषाएं परीक्षा का माध्यम बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह विधेयक तो अनावश्यक है, यह विधेयक असंवैधानिक है। यह विधेयक अंग्रेजी को अनंत काल तक भारत की राजभाषा बनाए रखने के मंतव्य से लाया गया है। अगर यह विधेयक स्वीकृत हो जाएगा तो भारतीय भाषाओं के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मैंने अभी वही निवेदन किया है कि नेहरू जी के आश्वासन 1963 में पूरे हो गए थे, फिर यह विधेयक लाने की क्या जरूरत पड़ी? कहा जाता है कि शास्त्री जी ने भी कुछ आश्वासन दिए, वे आश्वासन क्या थे? उन आश्वासनों को देने की जरूरत क्यों पड़ी? 1963 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस एक्ट में अंग्रेजी के प्रयोग के संबंध में कोई समय की मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं, रेखा नहीं खींची गई है। अंग्रेजी चल सकती है जब तक हम चाहें। अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रुकावट नहीं है। यही नेहरू जी के आश्वासन थे, यही शास्त्री जी के आश्वासन थे। फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि इस बिल से डीएमके संतुष्ट नहीं है। इस बिल से हमारे मित्र भी श्री एंथोनी भी संतुष्ट नहीं है। इस बिल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट भी संतुष्ट नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, हम लोग इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, डीएमके की स्थिति मैं समझता हूं। उनका कार्य क्षेत्र केवल मद्रास तक सीमित है और वह जो मद्रास में कहते हैं वही नई दिल्ली में कहते हैं। जो उनके दिलों में है वही उनके होठों पर है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे और अखिल भारतीय दलों से शिकायत है। प्रजा समाजवादी दल के नेता का भाषण सुनकर मुझे बड़ी चोट पहुंची है। वह हिंदी में बोले। उन्होंने यह बात भी कही कि इस विधेयक में कुछ संशोधन होना चाहिए, लेकिन उनके भाषण का जो सुर था वह हिंदी भाषा भाषियों को चोट पहुंचाता है। हमने कभी उड़िया भाषा का विरोध नहीं किया, हमने कभी तमिल का विरोध नहीं किया। उन्होंने सत्यमेव जयते का तमिल रूपांतरण कर दिया, हमने उसकी आलोचना नहीं की। अगर अंग्रेजी की जगह तमिल आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी की जगह हिंदी आती है तो उन्हें भी इसका स्वागत करना चाहिए। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, 11 मिनट 36 सेकंड का डिक्टेशन है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।